नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। लखनऊ से खबर है। बता दें कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा मुद्दा डेंगू है, तो वहीं उन्होंने यूपी सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और कहा कि यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहद खराब है। इसके संबंध में मैं इतना ही बता पाऊंगा। ये जो सारा काम किया जा रहा है किसी के द्वारा, क्या एक ही एजेंसी के द्वारा, तो क्या इस सरकार को मालूम नहीं है? क्या इस सरकार के संज्ञान में नहीं है? क्या इस सरकार को इसका, वो भी तो सरकार ही है, बिना सरकार का तो है नहीं। कोई एजेंसी है तो वो सरकार ही तो है। अगर वो आदमी सरकार की नौकरी कर रहा है, सरकार के छत्ते के नीचे काम कर रहा है, तो सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अगर हम आंदोलन भी करने के लिए एक बार सोचते हैं, तो क्या वो सरकार उसको ठंडे बस्ते में नहीं डाल सकती, जांच के दायरे में लेकर के छोड़ दिया? हमने पहले ही बोला है कि जब भी पार्लियामेंट में कोई बात होती थी, नई बात बनती नजर आ रही है, तो उसको ले जाकर के एक समिति के माध्यम से डाल दो, सालों साल अपने आप ठंडे बस्ते में पड़ी रहेगी। तो वही काम यहाँ पर हो रहा है। ये जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटियां हैं, टोटल यूनिवर्सिटियां सरकार के अंदर है और सरकार को सब कुछ दिख रहा है। उसका बहुत बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में जाता है। ये भी कोई नकारा नहीं जा सकता है। अगर हम कोई काम गलत कर रहे हैं, हमारे सरपरस्त अगर हमको छूट दे रहे हैं, तो कहीं ना कोई रिश्ते तो है ही। बहुत स्पष्ट सी बात है। अगर उस पर कार्रवाई करते हैं, तब हम समझेंगे कि सरकार कुछ करना चाह रही है। उन्होंने तो उठाकर सीबीआई की जांच करा के डलवा दिया जाए, मांग कर दी है, खत्म हो गई बात। एक सरकार अपनी दूसरी सरकार से किसी चीज की मांग करती है, तो कहीं ना कहीं सोच विचार करके मांग। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच हो रहे सेमीफाइनल को लेकर रायबरेली में प्रार्थनाओं का दौर चल रहा था। इसी कड़ी में यहां के प्राचीन सुरजूपुर हनुमान मंदिर में हवन पूजन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। लेकिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए बुरी खबर, 10 विकेट से इंग्लैंड ने मैच को जीत लिया है। भारत की शर्मनाक हार हुई है। के कुआं में देर रात डूबकर 2 दोस्तों की मौत हो गई है। उनके डूबने की जानकारी पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की जवानों ने रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाल लिया, जिसके बाद उन्हें स्थानीय अस्पताल से मंडलीय अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया है। मृतकों में विंध्याचल थाना क्षेत्र का रहने वाला मिथुन और घमहापुर का जितेंद्र है। ये सीएचसी विंध्याचल जो कैंपस है, उसमें एक कुआं बना हुआ है। तो उस कुआं में दो 20 से 22 वर्ष के उम्र के बच्चों के डूबने की सूचना मिली थी, जिस पर हमारे फायर की टीम तत्काल मौके पहुंची। इंस्पेक्टर विंध्याचल पहुंचे, चौकी प्रभारी पहुंचे, सभी पुलिस के और फायर की टीमें पहुंची हैं। तत्काल जो है रेस्क्यू करने का कार्य किया गया और कुआं से दोनों लोगों को निकाला गया है। निकाल करके तुरंत सीएचसी विंध्याचल पे ले जाया गया, वहाँ से रेफ़र कर दिया गया था जिला अस्पताल पे। और जिला अस्पताल पे अभी पता चला है कि जो है वो दोनों मृत हो गए हैं और अग्रिम कार्रवाई जो है पोस्टमार्टम की अग्रिम विधिक कार्रवाई जो है की जाएगी। अभी प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है कि शायद वो लोग दोनों नशे में थे। और कानपुर देहात से अगली खबर है। बताते चले कि कानपुर देहात जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार तेजी आ रही है। संचारी रोगों का कहर ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक फैलता जा रहा है। बीते 8 दिनों में जिला अस्पताल और सीएचसी अस्पतालों को मिलाकर किट से कुल
260 जांचें हुई हैं, जिसके हिसाब से पूरे दिन में डेंगू की सिर्फ 37 जांचें होती हैं। जिला अस्पताल में भर्ती हुए मरीजों का इलाज करते हुए खुद तीमारदार करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए गए तमाम इंतजाम नाकाफी साबित होते हैं। हमारे जनपद कानपुर देहात में डेंगू की स्थिति ठीक है। यहाँ पे अभी तक कार्ड टेस्ट से जितने भी सिम्टोमेटिक लोग, लक्षण आधारित लोग बुखार से मिले हैं, वो सभी के लगभग कार्ड से टेस्ट कराए जा रहे हैं। इसमें कार्ड में अभी तक हम लोगों को 16 मरीज पॉजिटिव मिले हैं, जिनका इलाज करके उनको ठीक कर दिया गया है। सब अपने अपने घरों पे अच्छी तरह से हैं। उन जो लोग पॉजिटिव मिले थे उनका लैब में टेस्ट कराया गया एलाइजा के लिए, GSBM मेडिकल कॉलेज भेज के उसको कराया गया है। तो उसमें एक केस पॉजिटिव अभी तक आए थे, तो वो भी ठीक है। अपने जनपद में जिला अस्पताल में अलग से डेंगू वार्ड है। अभी यहाँ पे पोखराया एरिया है, वहाँ पे कुछ गांव में गदाई खेड़ा एक गांव है, वहाँ पे बुखार से पीड़ित लोगों की सूचना मिली थी। हमारी पूरी टीम, मैं स्वयं भी। आगरा कैंट में एक मोबाइल की दुकान में दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और पलक झपकते ही चोर महंगे मोबाइल पर हाथ साफ कर रफू चक्कर हो गए। दरअसल आगरा कैंट मार्केट में एक मोबाइल की दुकान में काउंटर पर रखे मोबाइल को लेकर चोर फरार हो गए, पर ये चोर चोरी करते हुए सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कानपुर देहात से अगली खबर है। बता दें कि दबंगों ने पीड़ित महिला की जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से परेशान महिला ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। तो वहीं पीड़ित महिला का आरोप है कि उसने एसडीएम से लेकर डीएम तक न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन अभी तक उसे न्याय नहीं मिला। समस्या ये मैं बहुत दिन से दौड़ रही हूँ, तहसील में कहीं सुनवाई नहीं होती है और वो गुंडा किस्म के लोग हैं, दबंग हैं, मेरा प्लाट छिना रहे हैं हमको और कहीं नहीं सुनवाई होती है। वो सब मिलजुल लेते हैं और जो विपक्षी है उसके परिवार का एक वकील है, उसके लड़के हैं दो, वो गुंडा टाइप के हैं, अनिल, विवेक, अजय, सरोज, मनोज, उनके पिताजी का राजकुमार नाम है। वही सब हमारा सामान ले लेते हैं, दीवारें उतिंदी हैं, वो हमको मारा है, कागज भी छिना लिया है और एक FIR हुई थी तो उस पर उन्होंने ले दे रुपए दे कैसे साठ गांठ करके कैसे भी करके मेरा मुकदमा एक्सपंज करवा दिया है और मुझे मारने पीटने की धमकी देते हैं। बस मैं अपनी जमीन चाहती हूँ। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। दरअसल बता दें कि न्याय के लिए दर दर भटक रहा एक पीड़ित परिवार लखनऊ पहुंच गया है और न्याय की आस के लिए पीड़िता अपने बच्चों के साथ राजधानी में अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। बता दें कि दबंगों ने प्रधानमंत्री आवास के तहत मिले मकान पर कब्जा किया है, जिसके बाद न्याय के लिए पीड़िता आला अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। साथ ही पीड़िता ने एटा पुलिस पर दबंगों से मिली भगत का आरोप भी लगाया है। मुख्यमंत्री के पास भी गए थे, हमारा मकान कुछ लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया, हमें घर से बाहर निकाल दिया है, हमारा सामान सारा बाहर फेंक दिया है। हम 3 दिन से रोड पे डले हैं, मेरी बहन है, मेरी मम्मी है, सब लोग रोड पे डले हैं, ना हमें कोई चीज़ छूने दे रहे हैं, ना घर में जाने दे रहे हैं, ताला लगा दिया है। हम कहाँ भटके, कहाँ जाएं, क्या करें हम। हमने सबसे मुलाकात की, डीएम से, कोर्ट भी गए और HSO से भी मिले, किसी ने कोई हेल्प नहीं की, कोई नहीं कर रहा। लखनऊ में कहाँ एप्लीकेशन दी हो? लखनऊ में हम मुख्यमंत्री के पास भी गए थे और हेडक्वार्टर भी गए थे। फतेहपुर स्थापना दिवस पर इलाके में खुशियां देखी गई, उत्साह के साथ केक काटा गया, 196वीं वर्षगांठ मनाई गई है। साथ ही फतेहपुर स्थापना दिवस पर युवाओं ने शहीदों को नमन किया है, तो वहीं पौधरोपण कर प्रकृति और पर्यावरण समन्वय का संदेश भी दिया गया है और इस अवसर पर धरोहरों को संवारने का संकल्प भी लिया गया है।
ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक विरासतों को अपने आप में समझे फतेहपुर जनपद के 196वीं वर्षगांठ के अवसर पर आदमी के द्वारा सभी यात्रियों को बहुत बहुत बधाई। हम सब लोग आज 196वीं वर्षगांठ को दीपदान करके यहाँ पर मना रहे हैं। ये शहीद स्मारक पावन हुई है, पौधरोपण किया गया लक्षण के लिए और विचार गोष्ठी में अतिथियों के द्वारा संकल्प लिया गया है कि इसको एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे। साथ ही बावनी इमली को जो उपेक्षित स्थल हो गया है, ये बावन क्रांतिकारियों का इतिहास में ऐसा एकमात्र स्थान है जिसमें बावन शहीदों को, क्रांतिकारियों को एक साथ। नेशनल हाईवे 34 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। बता दें कि तेज रफ्तार अनियंत्रित गाड़ी सड़क पर पलट गई और घटना में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को हालांकि उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है और बताया जा रहा है कि गाड़ी सवार लोग सुमेरपुर से हमीरपुर जा रहे थे। वहीं सदर कोतवाली इलाके के कुंडौरा गांव के पास की यह घटना बताई जा रही है। अल्ट्रासाउंड करानी मम्मी का, तो ऑटो में बैठा था, ऑटो वाला गन्ने का हमीरपुर ऑटो में लेके आ रहा था, स्पीड में चला रहा था, 100-120 की स्पीड में। हम उससे मना कर रहे थे बार-बार कि नहीं इतनी स्पीड से मत चलाओ। तो सामने से ठेला आ रहा था, उसने सोचा ठेले से ओवरटेक करने की कोशिश किया और ऑटो पलट गई, जिसमें 8 लोग थे, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, 2 ड्राइवर। हमीरपुर से अगली खबर है। बताते चले कि हमीरपुर में सर्वर न आने से सैकड़ों किसान बेहाल हो गए और सुबह से लाइन में खड़े किसानों को बेरंग ही लौटना पड़ा। दरअसल किसान खाद के लिए लगातार भटक रहे हैं और किसानों की समस्या का अब तक कोई हल नहीं निकाला गया। अधिकारियों का कहना है कि पिछले 2 दिनों से सर्वर न आने की समस्या के कारण ये परेशानी हो रही है। ये मामला पीसीएफ केंद्र मौदहा का है। किसान उमेश महाराज, मैं सड़ा गांव से बिलोंग करता हूं। मैं क्या, मेरे क्षेत्र की सभी लोगों की समस्याएं हैं कि वर्तमान में 2 दिन से सर्वर ख़राब होने की वजह से मेरे किसी किसान भाइयों को खाद नहीं मिल पा रही। हम 2 दिन से बिना खाना खाए ऑलरेडी जो सुबह 4 बजे 5 बजे से लाइन लगा रहे हैं और इसके बाद भी हमें खाद नहीं मिल पा रही है, जिसको देखते हुए किसान, हम जैसे नवयुवकों का उत्साह जो है कृषि की ओर, वो डाउन हो रहा है, जिससे हम लोगों का उत्साहवर्धन शासन को करना चाहिए। वो उत्साहवर्धन तो होना ही अनुचित है। शासन के द्वारा हम लोगों को जो है सर्वर की प्रॉब्लम बार बार बता करके, या अथवा जो है सर्वर प्रॉब्लम। आप लोगों ने मशीन चेक की है कि वाकई में सर्वर की समस्या? नहीं, मैंने यहाँ आकर के मशीन को चेक किया। हाँ। और वहाँ देखा ऑलरेडी सर्वर की ही प्रॉब्लम है। वो बेचारे बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, वो बार बार किसानों के हित के लिए काम करने का प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने हमें मशीन चेक कराई। और मैं नहीं, मेरे जैसे कम से कम 10 से 15 लोगों ने, किसान भाइयों ने, सब लोगों ने मशीन को चेक किया और देखा रियल में सर्वर नहीं है, उसमें इनका कोई दोष नहीं है। वो ऑलरेडी अपने समय से मुस्तैद हैं और प्रयासरत हैं कि किसान भाइयों को खाद मिले। सुबह जब मैं आया था 10 बजे, वो सुबह मैं आने के लिए तो आ गया था 8 बजे, मगर जब 10 बजे वो आए तो हमने देखा कि वो बेचारे 10 बजे ही आकर के उपस्थित हो गए थे। मगर इसके बाद भी जब सर्वर ना होने की वजह से किसान भाई परेशान हैं। आप अगर थोड़ा सा कैमरा अपना मूव करना चाहें तो चारों तरफ देखिए कितने किसान बंधु यहाँ पर खड़े हुए हैं और सब लोग। तो वहीं हमीरपुर में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद का वीडियो वायरल हो गया है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि 2 दिन पहले 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट और फायरिंग हो गई थी। पुलिस ने दोनों पक्षों के 50 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी और पुलिस मामले में नगर पालिका सभासद सहित 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज चुकी है। और अब मारपीट का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या हमीरपुर में दबंगों के मन से पुलिस और कानून का डर बिल्कुल हवा हो गया है। कोतवाली कस्बा राज के मोहाल जुगियाना का ये मामला है। जमीनी विवाद में 2 पट्टेदारों में मामूली बात से
विवाद शुरू हुआ, जमकर इस दौरान मारपीट हुई, धारदार हथियार और रिवॉल्वर का इस्तेमाल भी किया गया। एक पक्ष से एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। लाइसेंसी रिवॉल्वर से चली गोली से दूसरे पक्ष के 3 लोगों को गोली लग गई, जिससे तीनों की हालत गंभीर है। मारपीट में कुल 11 लोग घायल हुए हैं। 5 गंभीर लोगों को मंडलीय अस्पताल से रेफर कर दिया गया है। कोतवाली देहात क्षेत्र के अघौली गांव का ये मामला है। तो वहीं मारपीट में मृतक रमेश पांडे की पत्नी का आरोप है कि दूसरे पक्ष के द्वारा जमीन का मुकदमा हारने के बाद फिर से एसडीएम के यहां अपील की गई थी और जमीन में हारने के बाद अक्सर विवाद किया जाता रहा है। विवाद जमीन में एक बार हारी गए, फिर दोबारा लगाई देते गए। उन लोग हमारे जमीन में आइए कूड़ा फेंकत रहे, दरवाजे पर चढ़ के मारत गए। हमारे लोग तो अलता ही रही थे, लेकिन गांव में घर बाटे आई के सब लोग रहे इकट्ठा। उन लोग इकट्ठा में हरारू लड़किया सब इकट्ठा हो के सब लाठी डंडा गोली बंदूक ले के मारे। हमारे आदमी के गोली मार दिए दिमाग में। थाना कोतवाली देहात अंतर्गत अघौली गांव में आज एक विवाद की सूचना मिली, जिसमें कि उमानाथ पांडे और रमेश पांडे इन दोनों के पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ है। ये दोनों पटीदार लगेंगे। यही मौके पे अपनी पूरी टीम के साथ में आया हुआ हूँ। मालूम ये चला है कि एक जमीन है जो जिसके संदर्भ में एसडीएम कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है, वहीं पे कचरा फेंकने को लेके विवाद शुरू हुआ। उसी में एक पक्ष के द्वारा, रमेश पांडे के पक्ष है, उसके द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें उमानाथ पांडे के कुछ लोग घायल हुए। और उसके बाद जो झगड़ा हुआ उसमें रमेश पांडे के एक व्यक्ति को चोट लगी, जो कि बाद में जिसकी मृत्यु हो गई है। इस घटना के संदर्भ में दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर प्राप्त करके मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जो घायल है उनको समुचित इलाज कराया जा रहा है। जो संबंधित जमीन है उसके संदर्भ में भी रेवेन्यू से बात करके उचित कार्रवाई कराई जा रही है। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा कायम करके जितने भी लोग इसमें दोषी। G20 के लोगों को हाल ही में लॉन्च किया गया, पर इस लोगो से विपक्ष को केंद्र पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया है और फिर शुरू हुआ लोगों पर सियासी बवाल। और कांग्रेस ने इसे बीजेपी की भारी भूल बता दिया, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को इतिहास याद दिला दिया। क्या है ये कमल विवाद, विस्तार से समझेंगे इस रिपोर्ट में। मैं सभी देशवासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, G20 ऐसे देशों का समूह है जिनका आर्थिक सामर्थ्य विश्व की 85% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है। G20 उन 20 देशों का समूह है जो विश्व के 75% व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 उन 20 देशों का समूह है जिसमें विश्व की 2/3 जनसंख्या समाहित है। और भारत अब इस G20 समूह का नेतृत्व करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के G20 प्रेसिडेंसी के लोगो, थीम और वेबसाइट को लॉन्च कर दिया है। जहां एक तरफ इस लोगो का दुनिया भर में इंतजार हो रहा था, तो वहीं अब इस लोगो पर देश के विपक्षी दल बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। G20 लोगो में कमल के फूल की कांग्रेस आलोचना कर रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट तक कर इसका विरोध कर दिया है और कहा है कि चिन्ह के जरिए बीजेपी खुद को प्रमोट कर रही है। जयराम ने ट्वीट में इतिहास का एक किस्सा उदाहरण के तौर पर लिखा है कि 70 साल पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने कांग्रेस के झंडे को भारत का झंडा बनाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया था और अब देश की ओर से बनाए गए G20 की मेजबानी का लोगो बीजेपी का चुनाव चिन्ह बन गया है। ये हैरान करने वाला है। हम अब जानते हैं कि मोदी और बीजेपी खुद का प्रचार करने का कोई मौका नहीं गंवाएंगे। यानी मान ले कि यहाँ लोगों में धरती के साथ कमल की आकृति कांग्रेस को फूटी आंख भी सुहा रही।
और कांग्रेस ये सवाल कर रही है कि अपनी पार्टी के आधिकारिक चिन्ह को आखिर इस लोगो में बीजेपी ने क्यों लगाया। तो वहीं इस उदाहरण का जवाब भी बीजेपी ने इतिहास से ही दिया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट कर लिखा कि 1950 में खुद कांग्रेस ने ही कमल को राष्ट्रीय फूल घोषित किया था, तो अब कांग्रेस इस राष्ट्रीय फूल के चिन्ह से खपा क्यों है। साथ ही हरदीप पुरी ने एक और ट्वीट किया, इसे कांग्रेस को पीएम मोदी का संबोधन सुनने की नसीहत दे डाली। बता दें कि इस लोगो में कमल के फूल पर बीजेपी का अलग तर्क है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में वो स्पष्ट रूप से भी रखा। आज जो ये लोगो लॉन्च हुआ है, उसके निर्माण में भी देशवासियों की बड़ी भूमिका रही है। हमने लोगों के लिए देशवासियों से उनके बहुमूल्य सुझाव मांगे थे और मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि सरकार को हजारों की संख्या में लोगों ने अपने क्रिएटिव आइडियाज भेजे। आज वो आइडियाज, वो सुझाव इतने बड़े वैश्विक आयोजन का चेहरा बन रहे हैं। मैं इस प्रयास के लिए सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथियों, G20 का ये लोगो केवल एक प्रतीक चिन्ह नहीं है, ये एक संदेश है, ये एक भावना है जो हमारी रगों में है। ये एक संकल्प है जो हमारी सोच में शामिल रहा है। वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के जरिए विश्व बंधुत्व की जिस भावना को हम जीते आए हैं, वो विचार इस लोगो और थीम में। बता दें कि G20 के लोगों में शामिल रंगों और चिन्हों भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों से प्रेरित है। केसरिया, सफेद और हरा और नीला भी। इसमें भारत के राष्ट्रीय फूल कमल के साथ पृथ्वी को भी जोड़ा गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। पर कांग्रेस के इस चिन्ह पर सवाल उठाने पर खुद कांग्रेस ही सवालों के घेरे में आ गई है। Everyone of us is proud of our hand, but how would the BJP have reacted if the Congress government or the UPA government had put a hand in an international symbol for the country? तो लक्ष्मी जी भी कमल पर विराजती हैं और सरस्वती जी भी कमल पर विराजती हैं। तो जो कमल का विरोध करने की बात करते हैं, तो ये निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रति एक और अवमानना का प्रतीक। अब भला लोगों पर कमल का फूल और कितने विवाद खड़े करेगा, ये कांग्रेस का अलग तर्क क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। पर फिलहाल बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने में कोई मौका नहीं छोड़ रही। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।